ओके। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं एडीएचडी को। इसमें आप लोग सब जॉब्स वगैरह कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि एडीएचडी क्या होता है। यस मैम। एडीएचडी में दो फीचर्स होते हैं, अटेंशन डेफिसिट और एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अटेंशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनअटेंटिव होता है बच्चा। ये मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, फिर मैं आगे डिटेल में बताती हूँ। अटेंशन के इश्यूज होते हैं, इन अटेंशन नहीं देता, कंसंट्रेशन से वो काम नहीं करता, और हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव का मतलब ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठेगा नहीं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता रहेगा। बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह पे नहीं बैठेगा। बात करेगा तो जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी में बोलेगा, अपनी वेट बारी का इंतज़ार नहीं करेगा, हाइपर एक्टिव होगा। मतलब कॉन्स्टेंटली मूवमेंट, ऑन द गो मूवमेंट में रहता है। अटेंशन डेफिसिट के जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि रेस्टलेसनेस होती है, इन अटेंशन, इम्पल्सिविटी, ये तीन मेन होते हैं। रेस्टलेसनेस का मतलब ये है कि बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है आराम से 5-10 मिनट के लिए, उसका सिटिंग स्पैन नहीं होता। इन अटेंशन मीन्स के अटेंटिवली वो बात का रिस्पॉन्स नहीं देता, बात सुनता है लेकिन रिस्पॉन्स सही प्रॉपर तरीके में नहीं देता। इम्पल्सिविटी मीन्स के वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता, और जब भी दो तीन अगर ग्रुप में खेल रहा है बच्चों के साथ, या अगर क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है तो वो अपनी बारी का वेट नहीं करता, और बीच में वो मतलब बाद में इंटरप्ट करता है। एडीएचडी को डायग्नोज करने के लिए पहले जो DSM-5 तक का क्राइटेरिया था वो था कि 12 ईयर्स ऑफ एज, 6 to 12 ईयर्स में आपने डायग्नोज करना होता है। लेकिन अब DSM-5 TR और DSM-6 जब आएगी तो उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है कि आपने 15 ईयर की एज तक एडीएचडी डायग्नोज हो सकता है। एडीएचडी वाले बच्चों को क्लास में अटेंशन देते हुए प्रॉब्लम होती है। अ, वो लोग सीट पे नहीं बैठते, इल्यूपमेंट बिहेवियर, बार बार सीट से उठते हैं, या फिर सीट पे अगर बैठे हुए हैं तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे। इसकी वजह से इनका सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होता है, मतलब बहुत कम बच्चों के साथ ये लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब भी किसी डिसऑर्डर को आपने डायग्नोज करना है तो उसमें एटलीस्ट 6 to 7 सिम्टम्स बच्चे के अंदर होने चाहिए, तब आप डायग्नोसिस दे सकते हैं। और इसका भी ट्रीटमेंट वही है जो बाकी सब का है कि ADHD में ABA थेरेपी देनी है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और फैमिली फैमिली काउंसलिंग। इसके बाद प्रेवलेंस देखते हैं कि पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में 6 to 10% बच्चों को ADHD डायग्नोस होता है, और ADHD ज़्यादा कॉमन मेल्स में है एज कम्पेयर टू फीमेल, ऑटिज्म भी और ADHD भी। ADHD का DSM क्राइटेरिया ये है कि जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उनमें इन अटेंशन होती है। और जो भी सिम्टम है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए मतलब फुल 6 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंटली होने चाहिए सिम्टम्स बच्चे में, तब आप डायग्नोज कर सकते हैं। और वो भी सिम्टम्स ऐसे हों कि जो उसके डेली लाइफ फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहे हो, जो उसकी सोशल लाइफ, एकेडमिक लाइफ और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको इफेक्ट कर रहे हो। इन अटेंशन में ये DSM का क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि इन अटेंशन में बच्चा जो है स्कूल में अटेंशन नहीं देगा, घर पर है तो वो घर पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को, सिबलिंग्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो स्कूल का काम करने लगे है तो उसमें डिटेल्स, स्कूल का काम या तो वो आधा करेगा और आधा छोड़ देगा, या तो वो कंप्लीट नहीं कर सकता, स्टार्ट ही नहीं करता, या फिर उसमें मिस्टेक्स करता है। अटेंशन अटेंशन बाकी से सिवाय स्कूल के अलावा भी बाकी एक्टिविटीज में भी वो प्रॉपरली अटेंटिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ अटेंशन के इश्यूज होते हैं, जो सिर्फ इनअटेंटिव होते हैं, उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी वाला कोई भी सिम्टम नहीं होगा, वो सिर्फ उनमें कंसंट्रेशन के इश्यूज होंगे, फोकस के प्रॉब्लम होंगे, अपनी टास्क को, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते प्रॉपरली, अपने मटेरियल को, अपना जो उनका मतलब जो उनके बिलोंगिंग्स हैं, जैसे स्कूल में अगर देखें तो स्टेशनरी होती है, स्कूल बैग होता है, या लंच बॉक्स वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें वो नहीं
उनका ख्याल नहीं रखते, मतलब साथ लेकर नहीं आते, भूल जाते हैं, आधा काम करेंगे आधा भूल जाते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है। और ये इस तरह के बच्चे अक्सर टास्क को परफॉर्म भी करना नहीं चाहते, लाइक दे शो रिलक्टेंस वाइल एंगेजिंग इन डिफरेंट टास्क। वो स्कूल का भी काम हो सकता है, वो घर पे भी इंस्ट्रक्शंस भी, घर का भी काम हो सकता है। मतलब घर में भी अगर मदर बच्चे को कहती है कि किचन से एक ग्लास लेकर आओ या पानी लेकर आओ, तो वो किचन तक जाते जाने तक उनको बात भूल जाती है। अगर तो इन अटेंशन के इश्यूज हैं, उनको बात भूल जाती है कि किचन में जाके क्या करना था। इसके बाद हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी आती है। हाइपर एक्टिविटी के लिए भी सिम्टम्स मिनिमम 6 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंटली होने चाहिए। इसमें हाइपर एक्टिविटी में है कि बच्चा जो है वो एक जगह पे नहीं बैठता, बार बार सीट से उठेगा। अगर घर पे है तो वो सोफे पे, बेड पे, या वैसे फ्लोर पे भी मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, जंपिंग करेगा। और बहुत ज़्यादा अगर बात करने लगे, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो इतनी तेज़ी से कॉन्वर्सेशन करेंगे कि उनकी बात समझ ही नहीं आती। अक्सर बच्चे फिंगर्स के साथ फिजिटिंग करते हैं। मतलब फिजिटिंग का क्या मतलब है कि वो अपनी फिंगर्स को बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, और या फिर अपने हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद क्या है कि इस तरह के इंडिविजुअल्स ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, और एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मतलब ये, अगर ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, या क्लासरूम में भी अगर कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे से टीचर ने क्वेश्चन कर लिया, तो ये वेट नहीं करेंगे, ना ही परमिशन लेंगे कि हम बात कर लें या नहीं। बस अपना आंसर इनको, वो थोड़ी जल्दी होती है कि हम अपना आंसर बता दें। इसके बाद 12 ईयर्स तक, अभी तक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 12 ईयर्स तक अगर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी या इन अटेंशन के सिम्टम्स आते हैं, तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके साथ कोमोर्बिडिटी होती है, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कोई और भी हो सकता है। अक्सर ऑटिज्म के साथ बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ ऑटिज्म के साथ भी बच्चों में इनअटेंटिव के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें अटेंशन डेफिसिट होता है बच्चा। अब इसमें तीन वो होते हैं, स्पेसिफायर्स होते हैं। एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों हैं, हाइपर एक्टिविटी के भी सिम्टम्स हैं और इन अटेंशन के भी सिम्टम्स हैं, फॉर प्रीवियस 6 मंथ्स, डायग्नोसिस से 6 महीने पहले तक ये सिम्टम्स आने चाहिए, तो वो कंबाइंड प्रेजेंटेशन होगी। प्रीडोमिनेंटली इनएक्टिव प्रेजेंटेशन, जिसमें सिर्फ इन अटेंशन के इश्यूज हैं, हाइपर एक्टिविटी के नहीं है। और प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, जिसमें सिर्फ हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स होंगे, इन अटेंशन के सिम्टम्स नहीं होंगे, तो हम इनको डायग्नोस करते हैं। और ये स्पेसिफायर्स भी साइकाइट्रिस्ट देते हैं, साइकोलॉजिस्ट देते हैं, साइकाइट्रिस्ट नहीं देते। और एक और होता है पार्शियल रिमीशन। पार्शियल रिमीशन में ये है कि 6 मंथ्स के लिए उनका उनका क्राइटेरिया अभी फुलफिल किए ही नहीं, 6 मंथ्स का क्राइटेरिया नहीं हुआ, 3 मंथ्स में हुआ है, 4 मंथ्स में हुआ है, या फिर 5 मंथ्स में आपने डायग्नोज कर दिया। डायग्नोसिस तो हो जाता है, लेकिन वो पार्शियल रिमीशन में होता है कि फुल टाइम पीरियड अभी गुजरा हुआ नहीं होता। इसके बाद 3 सिवियरिटी लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड में, माइल्ड एडीएचडी वाले सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ नहीं होते, और ये मैनेजेबल सिम्टम्स होते हैं। मॉडरेट में थोड़ी सी ज़्यादा इम्पेयरमेंट ज़्यादा होती है कि उनको डेली लाइफ असिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है। और जो सिवियर वाले होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी के भी और इन अटेंशन के भी, दोनों के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक टेस्ट होता है एडीएचडी रेटिंग स्केल, उससे ये डायग्नोज हो जाता है। इसके बाद है कि आप एटियोलॉजी और इसकी एडीएचडी की, उसमें ये है कि उसकी वही है एटियोलॉजी, ऑलमोस्ट सारे ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की सेम है, कि फैमिली में है, जेनेटिक्स है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर अगर कुछ इश्यूज हैं ड्यूरिंग, जब मदर कंसीव करती है उस वक्त कोई प्रॉब्लम है, तो भी एडीएचडी के सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चों में। के बाद
ब्रेन के इश्यूज हैं तो भी आ सकता है, अगर ब्रेन में कोई डिसफंक्शन है तब हो सकता है एडीएचडी। लेकिन ज़्यादातर यही इश्यूज होते हैं कि एडीएचडी जो है वो जीन्स में है। इसके बाद ब्रेन के प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रम सेरिबेलम, इसमें इश्यूज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये है कि डोपामीन और नॉर नॉर डोपामीन की डोपामीन बहुत ज़्यादा इनका रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है। अक्सर आपने ऑटिज्म सॉरी एडीएचडी वाले बच्चों को देखा होगा कि वो हंस रहे होते हैं, मतलब आउट ऑफ नो वेयर वो हंस रहे होते हैं। और उसका अगर बायोलॉजिकल रीजन देखें, साइकोलॉजिकल में अगर एबीए की टर्म में देखें तो वो तो ऑटो सेंसरी होता है। लेकिन अगर हम ब्रेन के इश्यूज में देखें तो ये डोपामाइन के एक्सेसिव, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैप्पी हैप्पी हॉर्मोन्स या हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका रिलीज ज्यादा हो जाता। ये बाद ये कुछ रिसर्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि इनका आईक्यू लेवल जो है वो इनके अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। कोमॉर्बिडिटी में कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद बिहेवियरल इंटरवेंशन में इनका क्योंकि क्लासरूम इश्यूज ज़्यादा होते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाते हैं, पेरेंट्स की ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, और साथ में बिहेवियर थेरेपिस्ट फिर इनकी बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं। जो प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनता है वो भी एबल्स और एफल्स के थ्रू ही बनता है। इसके बाद है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में इनको जो बच्चे होते हैं इनके लैंग्वेज में स्पोकन, रिटन और रिटन और जो वर्बल होता है बोलने के लिए, इनको उसमें इश्यूज होते हैं। अक्सर बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म कब यूज करनी है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म यूज तब हुई थी फर्स्ट टाइम 1964 में, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म आई थी। टाइप्स हैं इसमें चार से पांच टाइप्स होती हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया वो होता है जिसमें बच्चों को रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी। ये लोग रीडिंग प्रॉपर नहीं कर सकते, एक पैराग्राफ भी नहीं रीड करते, एक सेंटेंस भी प्रॉपर वे में रीड नहीं करते। इसके बाद डिस्प्रैक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया में ये है कि इंडिविजुअल्स को ओके। डिसलेक्सिया में जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज और रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, कि बच्चे रीड नहीं कर सकते, और जब रीड नहीं करेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज डिसेबिलिटी होगी तो वो अपनी बात को कम्युनिकेट भी नहीं करते। डिस्प्रैक्सिया में बच्चों को राइटिंग डिफिकल्टी होती है, जैसे ये लोग इनकी राइटिंग में इश्यूज ऐसे होते हैं कि ये लोग वर्ड्स को वर्ड रिकग्निशन नहीं होती, जैसे बी और डी को लिखते हुए प्रॉब्लम होती है, बी और डी की इनको शेप रिकग्निशन नहीं पता कि बी कैसे लिखते हैं और डी कैसे लिखते हैं। इसी तरह एम और डब्ल्यू, वो वर्ड्स जो एक जैसे लगते हैं देखने में, उनको लिखते हुए इशू होता है। एम और डब्ल्यू में अक्सर इश्यूज होंगे। इसके बाद पी और क्यू को लिखते हुए इश्यूज होंगे, पी को क्यू और क्यू को पी लिख देते हैं। इसी तरह डिसकैलकुली है जिसमें सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हुए, मैथ की सिंपल कैलकुलेशन करते हुए प्रॉब्लम होती है। एंड डिस्प्रेक्सिया
डिस्प्रैक्सिया में ये मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज होती हैं, मतलब पेंसिल होल्डिंग में प्रॉब्लम होगा, जितनी भी फाइन मोटर स्किल्स वाली एक्टिविटीज़ हैं, फाइन मोटर स्किल्स इनके अफेक्ट हुए हुए होते हैं, वो नहीं। पेंसिल पेंसिल होल्डिंग में इश्यूज हैं, लिखते नहीं हैं। इसके अलावा ग्रिप ग्रिप नहीं होती, तो ये ज़्यादातर ओटी थेरेपिस्ट इनकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो फिर डीएसएम 5 में चेंजिंग आई थी, स्पेसिफिकली सिर्फ नाम ही चेंज हुआ था, और तो इस तरह कोई खास क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ। इसके बाद डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया में, जैसे मैंने बताया, स्पेलिंग में वर्ड रिकग्निशन में इश्यूज होते हैं, लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। जब स्पेलिंग में इश्यूज होंगे तो फिर डेफिनेटली न्यू वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होंगे। रीडिंग रीडिंग में बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक प्रॉपर एकेडमिक प्लान बनता है। एबीए थेरेपी नहीं होती है इनके लिए, प्रॉपर एक एकेडमिक प्लान बनता है, आईपी जिसको एईपी कहते हैं, एकेडमिक एजुकेशनल प्लान, वो फॉलो होता है। इसके बाद डिस्प्रैक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया में राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे को पेंसिल होल्डिंग में इशू है। वो अपने वर्ड्स नहीं ठीक लिख रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को कहा राइट द स्पेलिंग्स ऑफ एप्पल, तो एप्पल में वो APPLE प्रॉपर नहीं लिखेगा, उसमें एक या दो वर्ड्स को इमिट कर देगा या इमिट करेंगे। इमिट मतलब यहाँ स्किप कर देंगे वर्ड को, या फिर कोई ऐड कर देंगे। APPLE, सपोज एप्पल आपने लिखवाना है, तो बच्चा APP लिख लेगा, एल के आगे ई नहीं लिखेगा। वो इसीलिए क्योंकि उसको, या उसको डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, फोकस के भी इश्यूज हो सकते हैं। डिस्ग्राफिया वाले ज्यादातर इशू वो यही करते हैं कि वर्ड्स को छोड़ देते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। इसके बाद डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करने में इश्यूज हैं, होते हैं। एक लाइन में नंबर्स को नहीं लिख सकते। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स की रिकग्निशन नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, सिंपल वर्ड्स की, सिंपल डिजिट्स की। जैसे 2+3 क्या होता है उनको ये नहीं पता, 3 × 2 क्या होता है उनको ये भी नहीं पता। इसके बाद डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया में बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन और लर्निंग इश्यूज होते हैं। ये लोग शू ले जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, जैसे लेसेस को बंद करना है, या अपनी जैकेट के बटन्स को बंद करना है, जिप को ऊपर करना, जिप को बंद करना है, इस तरह की जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन मीन आई कांटेक्ट भी दें और हाथों की भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनमें वो इश्यूज होते हैं, तो वो कर नहीं सकते। इसके बाद सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें ज़्यादातर ये स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट इनको ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, तो इनका लिसनिंग वाला जो लिसनिंग और रिसेप्टिव स्किल्स इनके वीक होते हैं, तो इनके ईयर, क्योंकि इनके ब्रेन और ईयर जो है उसकी फुली डेवलपमेंट नहीं होती, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो इनको जब हेयरिंग इश्यूज होते हैं, तो ये जब हेयरिंग इश्यूज होंगे तो डेफिनेटली फिर इनके फोकस भी प्रॉब्लमेटिक होगा, और बाकी लैंग्वेज में भी डिफिकल्टीज होंगी। तो ये ऑलमोस्ट 5% इंडिविजुअल्स को या बच्चों को होता है जो जो कि स्कूल गोइंग हो। तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, इसमें जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज होती है, इनको वो यूज करना, इसमें इम्पेयरमेंट होती है, वो यूज करना नहीं आती इनको। मतलब जैसे अब नॉर्मल बच्चा अगर कोई है तो उसको साइन लैंग्वेज से आप कोई बात बताएंगे तो उसको समझ आ जाएगी। अक्सर बच्चे मदर्स की आई के फेशियल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जिस बच्चे को नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर होगा वो नॉन वर्बल क्यूज या नॉन नॉन वर्बल साइन साइन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसके बाद विजुअल परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिट्स, इसमें यह है कि रिटन जो चीज़ होगी उसको कॉपी नहीं कर सकते बच्चे, जो लिखी हुई चीज़ है उसको कॉपी नहीं करेंगे जब तक आपने उनको बोल के नहीं बताना। रिवर्स, अक्सर एक गेम बच्चे खेलते हैं कि रिवर्स लेटर्स हो, उनको आपने रीअरेंज करना है, तो ये लोग वो भी नहीं करते, कॉपी नहीं कर सकते। अ, जैसे फॉर एग्जांपल कैट लिखा हुआ है, तो अगर आप वर्ड्स को शफल कर दोगे कैट के लेटर्स को, तो ये लोग रीशफल करके उसको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखते। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, जिसको डिस्पेजिया या एफेजिया कहते हैं, इस तरह के बच्चों को
इस तरह के बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, स्पीच प्रोडक्शन इनकी इफेक्ट हुई होती है, जिसकी वजह से वो लोग लिख भी नहीं सकते और रीडिंग भी नहीं कर सकते। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 6 मंथ्स का होना चाहिए। एकेडमिक इश्यूज होते हैं बच्चों में, प्रॉपर बात को कम्युनिकेट नहीं करते, रिटन एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, मतलब कोई चीज़ सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा ये नहीं कहेगा माय नेम इज, आगे प्रॉपर सेंटेंस नहीं बताएगा, हाफ हाफ बता देगा, हाफ नहीं बताएगा। कैलकुलेशन में इश्यूज होते हैं, नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। इसके बाद इनकी मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं देते, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल वाली होती है वो ये नहीं कर सकते। इसका भी डायग्नोसिस 17 ईयर्स की एज तक है, ये 16 ईयर की एज तक है, जो अभी DSM-5 TR में आया है डायग्नोसिस। के बाद इसकी इटियोलॉजी है, वो वही है जो बाकी डिसऑर्डर्स की है, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, प्रेगनेंसी इश्यूज या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। थेरेपी इनकी सेम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें डिस्ग्राफिया में आपने उनके फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, डिस्प्रेक्सिया में उनके बॉडी बैलेंस पे काम करते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं काफ़ी बच्चों को, तो उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू उनके सेंसरी इश्यूज को डील करते हैं। एजुकेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या रिमीडियल थेरेपिस्ट होते हैं जो इनको इनके लिए थेरेपी प्लान बनाते हैं, जिसमें इनके एकेडमिक के टास्क ज़्यादातर होते हैं। बहुत ज़्यादा होते ही इनके एकेडमिक्स वाले हैं, जैसे काउंटिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की। एबल्स में आपने देखा होगा, एबल्स में काफ़ी सारे टास्क हैं जो कि इस टाइप के हैं। मैथ्स में है, राइटिंग में फिल इन जो होता है, आपने एक टास्क है उसके अंदर जो राइटिंग स्किल्स का है, उसमें अपने वर्ड्स को अरेंज करके लिखना है, वर्ड्स को कंप्लीट करना है। स्पीच थेरेपी होती है जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद मोटर डिसऑर्डर है, लेकिन उससे पहले आप मुझे, अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, नेक्स्ट हेलो इज, जी मैम। जी, जी डेवलपमेंटल। मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने ADHD के हवाले से क्वेश्चन पूछना था कि जैसे ठीक है। आपने उसका आंसर बताया ना कि 6 to 12 years में कर सकते हैं। तो क्या अगर जो बच्चे अंडर जो 6 years हैं, इवन के 2.5 साल और 3 years, इसमें भी ये सारे अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हैं और अटेंशन शो कर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों का क्या करेंगे हम? क्या उनको डायग्नोज ADHD नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो 2.5 साल जो भी डायग्नोसिस आपने देना है ना, सिर्फ वो ऑटिज्म है, ADHD है, जो भी उसकी अपनी एज रेंज भी देखनी होती है। जो 2.5 साल वाले बच्चे हैं या 2.5, तीन साल से पहले पहले, उसमें आप उनको ना ऑटिज्म डायग्नोज कर सकते हैं ना ही ADHD डायग्नोज कर सकते हैं। ऑटिज्म का डायग्नोसिस स्टार्ट ही 3 इयर्स की एज से होता है। जो 2.5 साल वाले हैं उनमें उनको ग्रॉस मोटर, ग्रॉस वो GDD डायग्नोज होता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। वो मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। उसमें वो उसकी, क्योंकि उनका डायग्नोसिस प्रॉपर उनकी एज नहीं होती, तो उन पे कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो हाइपर एक्टिविटी के वाले सिम्टम्स होते हैं वो ये हो सकता है कि उन बच्चों में जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, वो हों। जिन बच्चों को अर्ली सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, उनके अंदर भी हाइपर एक्टिविटी होती है, या सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंसरी इश्यूज, जब बच्चा हाइपर एक्टिव है तो हो सकता है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो।
वो उस वक्त तब वो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि या तो बच्चा बहुत ज्यादा ऊंची आवाजों से हाइपर एक्टिव हो रहा है, मतलब बच्चे में रूम में आप दो तीन बच्चे और भी हैं और वो भी है, या इवन एक और भी बच्चा है, तो उसकी आवाज से उसको इश्यूज हो रहे हैं तब वो हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है। या स्केप भी दिखा सकता है, या फिर बच्चे के अंदर बाकी सेंसरी इश्यूज इस तरह से आ सकते हैं कि वो उसको टेक्टाइल सेंसरी इश्यूज हैं। ये मैंने लास्ट वाली लेक्चर में सारा एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप 3 इयर्स की एज से पहले या 6 इयर्स की एज से पहले एडीएचडी डायग्नोज नहीं कर सकते, और 3 इयर्स की एज से पहले ऑटिज्म डायग्नोज नहीं कर सकते। वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होगा, जीडीडी। ठीक है मैम। इसके लिए भी एक टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ये एक तो एडीएचडी रेटिंग स्केल होता है, ये आप यूज ही तब कर सकते हो जब 6 इयर्स की एज है बच्चे की। लेकिन ये वाली चीजें हम पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन लगाते हैं, वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। हम वो यूज करते हैं जो कि 2 to 2.5 की एज में हो, उन बच्चों को डायग्नोज करने के लिए। अच्छा मैम, एक्चुअली मेरे पास इस तरह के दो केसेस आए ना। वो मतलब एक तो 2.5 साल भी, 3 साल और 3.5 साल, और लगभग के तीन तीन इस तरह के केसेस आए। तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे, मतलब उनका कोई इस तरह का कोई रीज़न नहीं होता था कि कोई शोर मचा रहा है या क्या, कोई भी रीज़न नहीं था, बट वो ऑल द टाइम दे आर सुपर सुपर हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते थे। उनको उनकी एज 2.5 है, तो उनको हो सकता है सेंसरी इश्यूज हो। क्योंकि बच्चे अगर रूम में कोई भी नहीं है, थेरेपिस्ट भी नहीं है, कोई और बच्चा भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक री होती है जिसमें बच्चा कोई भी अवेलेबल नहीं होता, सोशल कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता, तो सेल्फ लाफिंग करते हैं। अक्सर बच्चे करते हैं, ऑटिज्म वाले भी और एडीएचडी वाले भी। तो हाइपर एक्टिविटी इस तरह से हो सकती है कि हाइपर एक्टिविटी वो किस तरह से दिखाते हैं। जो एडीएचडी में हाइपर हाइपर एक्टिविटी जो एडीएचडी में है वो ये है कि वो सीट पे नहीं बैठते, वो अपनी बात का इंतजार नहीं करते, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। सेल्फ लाफिंग बहुत कम करते हैं। एडीएचडी वाले सेल्फ लाफिंग नहीं करते। ऑटिज्म में जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं वो सेल्फ लाफ करते हैं। तो आप उनको ना ही, अगर तो वो 2.5 की एज में, 2 इयर्स की एज में, तो उनको आप डायग्नोज नहीं कर सकती कि ये ऑटिज्म है या एडीएचडी है। अक्सर क्लिनिक्स में कर दिया जाता है, लेकिन होता नहीं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 देखें आप, तो उसको आप डायग्नोज नहीं कर सकते जब तक उनकी एज 3 इयर्स या फिर एडीएचडी के लिए 6 इयर्स नहीं हो जाती। तो अच्छा मैं भी सही, क्योंकि एडीएचडी को तो फिर ऑटिज्म वाला तो फिर भी 3 इयर्स है ना, तो उससे पहले तो सही है, नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज हो जाती है। बट 6 इयर्स तो काफ़ी वो ज़्यादा है, और इसके अंडर तो फिर बहुत सारे बच्चे कंप्लीटली जो है वो एडीएचडी में फॉल कर रहे होते हैं। तो क्या उनको भी हम नहीं करेंगे? का ये जो अभी DSM-5 TR, बल्कि जो DSM-6 आएगी ना अभी, आ जाएगी आई गेस मार्च के एंड तक आ जाएगी। उसमें ये है कि आपने ऑटिज्म को 6 to 12 इयर्स की एज तक डायग्नोज करना है। उससे पहले पहले कोमॉर्बिडिटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि बच्चा अगर एडीएचडी में है तो इसको सिर्फ एडीएचडी हो सकता है ऑटिज्म हो सकता है सिर्फ सेंसरी इश्यूज हो। ये भी हो सकता है कि कोई भी डायग्नोसिस ना हो, सिर्फ उनको सेंसरी प्रॉब्लम्स हो, या फिर सेंसरी इश्यूज में ज्यादातर मोस्टली बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। कि वो सेंसरी इश्यूज में आप देख सकते हो उनको टेक्टाइल के होंगे जिसमें वो टच बहुत ज्यादा करते हैं। सेल्फ लाफिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा कि कोई भी कमरे में नहीं है अवेलेबल, कोई थेरेपिस्ट कोई बच्चा नहीं है, तो भी ये लोग हंस रहे होते हैं अक्सर खुद से। सेल्फ टॉक करते हैं बहुत ज्यादा। अगर जिन बच्चों के अंदर जिनको वोकैबुलरी है तो वो बातें कर सकते हैं, तो उनको एडीएचडी डायग्नोज नहीं आप कर सकते। एडीएचडी आपने डायग्नोज ही 6 इयर्स की एज में करना, या फिर 3 ईयर 3 अबव पे। ठीक है मैम, फिर उनको भी हम आपने उसका ग्लोबल वो जीडीडी को ही करेंगे। सॉरी। ठीक है मैम, जैसे बच्चे 2.5, 3 और 4.5, यानी